अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 6 हम स्टडी कर रहे थे फ्लूइड डायनामिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बर्नौलीज़ इक्वेशन की जो है वो एप्लीकेशन है वेंट्रीमीटर। और वेंट्रीमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो यूज़ होता है टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड की स्पीड को मेजर करने के लिए हम वेंट्रीमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पे दो जो है वो फिगर्स बनाई हैं। ये मेरे पास एक पाइप है, हमारे पास एक पाइप है जिसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पे आके इसका एरिया जो है वो हमारे पास कम हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखें A1 हमारे पास ज़्यादा है, तो ज़ाहिर सी बात है स्पीड जो है वो हमारे पास कम होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जहाँ पर एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पर स्पीड कम होती है। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एरिया कम है तो स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। अब एक और रिलेशन हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन में ये पढ़ा था कि जहाँ पे स्पीड जो है वो हमारे पास कम होती है तो प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जहाँ पे स्पीड ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो अब हमने बाय अप्लाइंग बर्नौलीज़ इक्वेशन हमने ये जो स्पीड है V1 और V2 जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। इसके साथ एक और हमने जो है वो फिगर यहाँ पे ड्रॉ की है जिसमें मैंने यहाँ पे बैरोमीटर्स यूज़ किए हैं। मैं आपको आगे फर्दर एक्सप्लेन करूँगी कि ये बैरोमीटर्स हमने क्यों यूज़ किए हैं। वैसे भी हम जो है वो बैरोमीटर को अगर डिफ़ाइन करें तो बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है टू मेजर द प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस पे बर्नौलीज़ इक्वेशन अप्लाई करेंगे और फिर इस पे ये जो बैरोमीटर्स हैं इन पे जो है वो बर्नौलीज़ इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे बर्नौलीज़ इक्वेशन अप्लाई करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल पाइप पे बर्नौलीज़ इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन हमारे पास क्या है, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट वन एंड इज इक्वल्स टू द प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट अदर एंड। ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है। अब आप देखें तो हमारे पास ये जो ρgh1 इक्वल्स टू ρgh2 जो मैंने लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो हाइट है यहाँ पे इस पॉइंट पर भी सेम है और इस पॉइंट पर भी सेम है। हमारे पास वाटर जो है, ये जो पाइप है ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल होने की वजह से जो इसमें फ्लूइड है उसकी हाइट जो है वो हमारे पास सेम होगी। ठीक है। तो हमारे पास ये जो H1 है इसको H1 और H2 को लिखने की बजाय हम सिंपल जो है वो ρgh1 और ρgh सिंपल ρgh और सिंपल ρgh जो है वो लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो टर्म है ये सिंपल ρgh होगी और ये भी ρgh होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेम आ गई हैं। तो ρgh इक्वल्स टू ρgh2, तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स जो है वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो विदाउट दिस फैक्टर लिखेंगे। इक्वेशन हमारे पास होगी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस P2। ठीक है। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, P1 इस P2 को यहाँ पे माइनस कर दें, प्रेशर को एक साथ इकट्ठा कर लें और ये जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है इन दोनों को एक साइड पे इकट्ठा कर लें। P1 है यहाँ पे P2 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर उसी तरह से, और ये जो है यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर राइट हैंड साइड पे आके ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब आप देखें तो P1 माइनस P2 यहाँ पे अगर आप देखें तो हाफ रो जो है वो कॉमन आ रहा है, हाफ रो को कॉमन ले लेते हैं, पीछे हमारे पास बच जाता है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है। अब आपके पास देखें तो इसको हमने V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ना है, ये वाली जो टर्म है इसको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो 1/2 टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। ठीक है। यहाँ तक आपको जो है वो क्लियर हो चुका होगा, इसको आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। अब हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमने ये कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट होता है। सो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। यहाँ से हम V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, आप V1 की वैल्यू भी ले सकते हो, यहाँ से हम V2 की वैल्यू मैंने निकाली है। ठीक है। V2 की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालें तो आपके पास ये हो जाएगा A1 V1 डिवाइडेड बाई A2। ठीक है। ये आपके पास V2 की वैल्यू आ चुकी है। इस V2 की वैल्यू को उठा के आपने इक्वेशन ए में पुट कर देना है। ठीक है। यहाँ से देखें आपके पास, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए में हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास क्या थी, मैंने दोबारा से लिखी है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमने V2 की वैल्यू निकाली थी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से जो वैल्यू हमने निकाली थी वो हमारे पास थी A1 V1 डिवाइडेड बाई A2 का होल, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर ले लेंगे, माइनस V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो।
अब यहाँ पर देखें तो स्केयर को ख़त्म करते हैं, तो सब जो हमारे पास टर्म्स हैं उनका स्केयर ले लेते हैं। 1 स्केयर v1 स्केयर डिवाइडेड बाई a2 स्केयर माइनस v1 स्केयर उसी तरह, और ये वाली टर्म बिल्कुल उसी तरह से। अब आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास a2 स्केयर जो है वो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास ये जो यहाँ पे 1 है, 1 और a2 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास a2 स्केयर एलसीएम आता है। अब आपको ये भी पता है एलसीएम मैथ्स में आपने किया होगा कि जो एलसीएम आता है उसको हम दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल होकर a1 स्केयर v1 स्केयर रहेगा, माइनस इसके साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो नीचे 1 है तो v1 स्केयर a2 स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली टर्म बिल्कुल उसी तरह से। अब आप देखें तो इस a2 स्केयर को आप दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है। अब आप यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर आके राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास v1 स्केयर दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो v1 स्केयर को आप कॉमन ले लें। पीछे बचता है a1 स्केयर माइनस a2 स्केयर इक्वल्स टू 2a2 का स्केयर, ठीक है। ये वाला a2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाई रो उसी तरह से। अब हमने v2 यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करना है, तो v1 हमने फाइंड आउट करना है। v1 को हम आइसोलेट करेंगे, इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो v1 स्केयर इक्वल्स टू 2a2 स्केयर p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाई रो a1 स्केयर माइनस a2 स्केयर, ठीक है। अब बिल्कुल उसी तरह से आप v1 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, a2 अंडर रूट 2 p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाई a1 स्केयर माइनस a2 स्केयर इंटू रो, ठीक है। हमने इधर स्केयर को ख़त्म करना था तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया, यहाँ पे स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास देखें तो हमने इस तरफ अंडर रूट लिया तो a2 का स्केयर था तो a2 का स्केयर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये इसलिए अंडर रूट से बाहर आ गया। बाकी सारी ये जो टर्म है 2p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाई रो a1 स्केयर माइनस a2 स्केयर, इनके ऊपर अंडर रूट आ गया। इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका। यहाँ तक हमने जो है वो स्पीड फाइंड आउट कर लिया जब हमने बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई की थी, ठीक है, इस 1 मीटर के इस पार्ट पे, ठीक है। हमने इस पे फाइंड आउट की थी। अब हम लोग जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम लोगों ने जब बैरोमीटर यूज़ किया। बैरोमीटर हमने इसलिए यूज़ किया टू फाइंड द प्रेशर। प्रेशर हमारे पास यहाँ पे एक टर्म हमारे पास प्रेशर आ रही है और प्रेशर हमें नोन नहीं है, तो पहले प्रेशर को हमें रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए हमने बैरोमीटर्स यूज़ किए थे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो बैरोमीटर्स वाले हैं, इन दो बैरोमीटर्स पे हम जो है वो अप्लाई करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास हाइट वाला फैक्टर ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रेशर की वजह से यहाँ पे हाइट जो है, क्योंकि यहाँ इस एरिया पे प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लूइड की हाइट है वो भी ज़्यादा है, और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर कम है जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लूइड की हाइट कम है। तो अगर हम H2 माइनस H1 लिखें कि इस हाइट में से ये वाली हाइट माइनस करें तो हमारे पास H आ जाएगी हाइट, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ तो फ्लूइड फ्लो कर रहा था, ये स्पीड के साथ फ्लूइड फ्लो कर रहा था, v1 स्पीड के साथ और v2 स्पीड के साथ, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड की कोई स्पीड नहीं है, फ्लूइड स्टैटिक है। बैरोमीटर के अंदर फ्लूइड स्टैटिक है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो फ्लूइड की स्पीड है वो हमारे पास ज़ीरो है। तो हम अप्लाई करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन बैरोमीटर्स पर। तो हमारे पास देखें यहाँ पे बैरोमीटर्स पे जब हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये सारी मैंने बर्नौलीज इक्वेशन लिख ली। अब हाइट वाला फैक्टर ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास हाइट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हमारे पास स्पीड वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड स्टैटिक है बैरोमीटर के अंदर। सो हमारे पास जो बैरोमीटर की जो स्पीड है, बैरोमीटर के अंदर फ्लूइड की स्पीड है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से ये वाला पूरा फैक्टर भी ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला फैक्टर भी ज़ीरो हो जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो हमारे पास बचेगी P1 प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2। अब हम क्या करते हैं, प्रेशर को एक तरफ ले आते हैं और दूसरी जो टर्म्स हैं जो हमारे पास डेंसिटी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी वाली, उनको दूसरी तरफ ले आते हैं। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो GH2 माइनस H1 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि H2 माइनस H1 को हमने सिंपली H लिया है, ठीक है, तो मैंने H लगा दिया। यहाँ से P1 माइनस P2 रो को यहाँ पे ला के जो है वो आप डिवाइड कर दें, ठीक है। इस रो को आप यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ डिवाइड करने, सो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो किसकी इक्वल आ जाएगा, GH के, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है कि हमारे पास P1 माइनस P2 किस डिवाइडेड बाई रो किसकी इक्वल है, G इंटू H के। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो जो हमारे पास आया था ये हमने पुट करनी है, इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर बी में। तो इक्वेशन नंबर बी को मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखा है दैट V1 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन बी हमारे पास क्या थी, V1 इज इक्वल्स टू A2 अंडर रूट 2 P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई A1 स्केयर माइनस A2 स्केयर इंटू रो। तो यहाँ से अगर आप देखें तो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो वाली जो टर्म है यहाँ पर देखें, यहाँ से
P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो वाली जो टर्म है, अगर मैं इसकी जगह P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो की जगह मैं GH लिखूँ तो भी मेरे पास ठीक होगा, क्योंकि मैंने P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन में P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो की जगह मैं क्या पुट करूँगी, GH पुट करूँगी, ठीक है। तो V1 इज इक्वल्स टू A2 डिवाइडेड बाय 2, उसी तरह से P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो की जगह मैं क्या पुट करूँगी, GH, ठीक है, GH। और नीचे जो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बिल्कुल उसी तरह से। तो ये मेरे पास स्पीड जो होगी ये आ गई है, V1 आ चुकी है। इसी तरह से इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम V2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और V2 हमारे पास क्या होगी, A1 डिवाइडेड बाय 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए V2 खुद भी फाइंड आउट करना है। सिंपली आपने क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मैंने V2 की वैल्यू निकाली है, आपने क्या करना है यहाँ से V1 की वैल्यू निकालनी है। V1 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, A2 V2 डिवाइडेड बाय A1 के इक्वल हो जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पे V1 की जगह वैल्यू पुट करनी है, V2 को आपने वैसे ही छोड़ना है। जब आप इधर वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास इधर वैल्यू पुट करोगे तो V2 की वैल्यू आप जो है वो बिल्कुल इसी मेथड से, इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप यहाँ से इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हैं। मैं पिक्चर्स भी शेयर कर लूँगी, ठीक है, क्लासरूम पे, क्योंकि बुक में ये जो पूरी की पूरी डेरिवेशन है वो इस तरह से नहीं हुई हुई जिस तरह मैंने करवाई है, ठीक है। तो आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट जो है वो दो टॉपिक्स आ जाते हैं। एक हमारे पास एरोफॉइल्स आ जाते हैं और दूसरे हमारे पास ब्लड फ्लो आ जाता है, जो कि हमारे पास लास्ट एप्लीकेशंस हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन की। एरोफॉइल्स में स्टूडेंट सिंपली हमने ये बताना है कि हमारे पास जो एरोफॉइल्स होते हैं वो हमारे पास जो है वो एक, जिस तरह से हमारे पास विंग्स ऑफ प्लेन होते हैं, जिस तरह आपके पास एरोप्लेन्स के जो विंग्स होते हैं वो एरोफॉइल शेप के होते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये एक ऐसी सरफेस होती है जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सरफेस डिज़ाइन टू प्रोड्यूस प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड एरोफॉइल। ऐसी सरफेस होती है हमारे पास जो कि जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो प्रेशर डिफरेंस जो है वो क्रिएट करें, उसको एरोफॉइल्स बोला जाता है। और उनको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर प्लेन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। आपके पास जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके विंग्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि एरोप्लेन जब उसकी जो उसमें इसीलिए उसको यूज़ किया जाता है ताकि प्रेशर डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया जाए और प्लेन जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो उन पर प्रेशर लगे और वो लिफ्ट कर जाएँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें ये जो एरोफॉइल्स होते हैं इनमें इस तरह से होता है कि इनकी जो अपर सरफेस होती है, आपकी बुक में बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है आपकी बुक में कि आपके पास जो एरोफॉइल्स होते हैं उनकी जो अपर सरफेस होती है वो हमारे पास तकरीबन फुली कवर्ड होती है। फुली कवर्ड होने की वजह से उनकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है वहाँ पर हमारे पास प्रेशर जो है वो वहाँ पे जो ऊपर वाली सरफेस होती है वो फुली कवर्ड होती है, ठीक है। और फुली कवर्ड होने की वजह से वहाँ पे जो स्पीड है वो हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऊपर वाली सरफेस पे यहाँ पर देखें, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ऊपर वाली सरफेस कुछ इस तरह से होती है और वहाँ पे हमारे पास स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, और जो लोअर सरफेस है वहाँ पे स्पीड कम होती है। अब ऊपर वाली सरफेस पे जब स्पीड जो है वो ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन। इसी तरह से नीचे वाली सरफेस पे अगर स्पीड कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब प्रेशर जो है वो यहाँ पे नीचे वाली सरफेस पे ज़्यादा है और ऊपर वाली सरफेस पे कम है, तो हमेशा प्रेशर जो है वो एक फ़ोर्स ऐसी लगती है हमारे पास जो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ लगती है, और इस फोर्स की वजह से जो विंग्स ऑफ प्लेन है वो जो है वो ऊपर की तरफ उन पे एक फोर्स लगेगी जिसको जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो मूव करवाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एरोडायनामिक शेप के जो है वो विंग्स बने हुए होते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है एरोफॉइल्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास ब्लड फ्लो आ जाता है, ठीक है। ब्लड जो है वो हमारे पास एक, आपको पता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब है कि एक ऐसा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, और इसकी डेंसिटी जो है वो हमारे पास इक्वल है, वाटर की जो डेंसिटी है उसकी इक्वल होती है, ठीक है। इसीलिए ब्लड और वाटर जो है वो एक दूसरे में हम लोग मिक्सअप कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास जो ब्लड होता है उसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की वजह से उसकी जो विस्कोसिटी है वो वाटर की निस्बत ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो ब्लड होता है वो गाढ़ा होता है, मतलब वाटर की निस्बत जो है वो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखें, आपके पास यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है उसने ये बताया हुआ है कि ब्लड फ्लो जो है वो किस वजह से, ये भी इक्वेशन बर्नौलीज़ इक्वेशन की लास्ट एप्लीकेशन है कि हमारे पास ये जो ब्लड फ्लो है वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ आर्टरीज़ के ऊपर, ठीक है। जिस तरह से आपने जो है वो देखें, आपके पास जो साइकिल की जो टायर होते हैं उसकी अगर आप ट्यूब देखें
तो उसमें भी देखें बिल्कुल उसी तरह से आप अपनी आर्टरीज़ को ले लें, तो आपके पास जो आर्टरीज़ का जो रेडियस है वो आपके पास जो है वो डिपेंड उसके उस रेडियस पे डिपेंड करता है आपका ब्लड का फ़्लो, ठीक है। तो अगर आपकी जो आर्टरीज़ हैं उसमें अगर जो है वो किसी वजह से आपकी अगर जो आपकी आर्टरीज़ हैं उनका रेडियस नॉर्मल है तो फिर तो ब्लड फ़्लो जो है वो सेम होगा, ठीक है, नॉर्मल होगा। जो 180 टॉर से आपके पास, सॉरी 120 टॉर से 80 टॉर होता है। लेकिन अगर आपकी जो आर्टरीज़ हैं उनमें जो उसमें ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से या फिर मतलब जो आपकी वॉल्स हैं, आर्टरीज़ वॉल हैं, वो थिक हो जाती हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से जैसे जैसे एज के साथ जो है वो आपकी जो आर्टरीज़ वॉल्स हैं वो थिक होना शुरू हो जाती हैं, तो उसकी वजह से उनका रेडियस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब रेडियस कम हो जाता है तो वो तंग हो जाती हैं, उनका रेडियस कम हो चुका। अब क्या होता है कि उसमें से ब्लड का जो फ़्लो है वो आपके पास जो है वो बहुत कम होता है। ब्लड का फ़्लो कम होने की वजह से अब ब्लड फ़्लो को सेम रखने के लिए हार्ट को क्या करता है, हार्ट जो है वो आपका ज़्यादा जो है वो फ़ोर्स लगाता है ताकि ब्लड का फ़्लो जो है वो सेम रहे। तो इसकी वजह से जो है वो आपका जब ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो हार्ट अटैक वगैरह इन चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और आपने यहाँ पे अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आपने मुझे बताना है।